नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्लास की श्रृंखला का ये 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक की सहायक परीक्षा जो आयोजित कराई गई थी 16/5/2010 को। इसके प्रश्न पत्र को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों इसमें, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप में से जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं, उनसे आग्रह है कि एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, इससे पहले वाली क्लास को जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है दोस्तों, इसमें सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान में है जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो यह है रुद्र प्रताप सिंह, जिनको उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, यूरो टू नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका क्षेत्र है दोस्तों प्रदूषण नियंत्रण। तो यूरो टू नॉर्म्स जो है इसका संबंध है प्रदूषण नियंत्रण से, इसको ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कूका आंदोलन का संबंध पंजाब से है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया किसकी रचना है? तो ए पैसेज टू इंडिया की रचना जो है E.M. फोस्टर ने की थी। ये एक लेखक है जिन्होंने की ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन जो है यह डेनमार्क की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो दोस्तों, भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव जो है उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर का नाम है। अगला प्रश्न है, आज नवरत्न का अर्थ क्या है? तो आज जो है नवरत्न का अर्थ दोस्तों केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ में जो स्थित स्तंभ है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर हरिजन रखा गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो हिंदी के बाद सबसे अधिक बांग्ला बोलने वाले लोगों की संख्या है। शब्द ईड किससे संबंधित है? तो शब्द ईड जो है यह संबंधित है आत्ममोह से, इसको ध्यान में रखिएगा। आत्ममोह जो है ईड का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है दोस्तों सड़क मार्ग से। अगला प्रश्न है, किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला बीरबल था। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? तो महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन दोस्तों 1917 में सफल हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत कब आरंभ हुआ था? तो गुप्त संवत आरंभ हुआ था 319 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संबंधित है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले से। इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है दोस्तों यह मदुरै में स्थित है। हनुज दिल्ली दुरस्त अर्थात अभी दिल्ली दूर है किसने कहा है? तो अभी दिल्ली दूर है, हनुज दिल्ली दुरस्त, यह कहने वाले थे निजामुद्दीन औलिया। इनको ध्यान में रखिएगा, इन्हीं को का कहना था अभी दिल्ली दूर है। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था दोस्तों श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है यह व्याकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था इस समय गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी दोस्तों अरबी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है यह है अन्नाईमुड़ी। अगला प्रश्न है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो काराकोरम को पहले नाम से जाना जाता था कृष्णगिरी के नाम से दोस्तों। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था कृष्णगिरी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध जो है दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह जोग है। अगला प्रश्न है संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे गहरी झील है दोस्तों बैकाल झील। अगला प्रश्न है झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है गारो। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य है दोस्तों त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय देने का काम है लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है बच्चों को कारखाना में बालात प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 24 में। बच्चों को कारखाना में बलपूर्वक जो लगाया जाता है उसका निषेध अनुच्छेद 24 में किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो दोस्तों भारत के संविधान को अंगीकृत भारत की जनता ने किया। भारत की जनता ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। अगला प्रश्न है राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो राज्य में अगर संवैधानिक विफलता हो जाए तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12।
अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ है? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र ध्वज में कितनी तीलियां होती है? तो भारतीय राष्ट्र ध्वज में दोस्तों 24 तीलियां होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है यह है 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मॉडवेट किससे संबंधित है? तो मॉडवेट संबंधित है उत्पाद शुल्क से। मॉडवेट का संबंध है उत्पाद शुल्क से, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? तो कर संरचना के सुधार के लिए चेलैया समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों 53 मीटर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो पटना के गोलघर का निर्माण लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो उड़ीसा जो है दोस्तों 1936 ईस्वी में बिहार से पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया 1936 में। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने ब्लॉक यानी प्रखंड हैं? तो बिहार में प्रखंड की संख्या है 534, 534 प्रखंड हैं बिहार में, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो प्लाईवुड का कारखाना दोस्तों हाजीपुर में है। बिहार में हाजीपुर में प्लाईवुड का कारखाना है। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लालकृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है, डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप संबंधित है दोस्तों लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है, किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद की पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो नोबेल का जो शांति पुरस्कार विजेताओं का जो चयन करता है दोस्तों ये नॉर्वे करता है, ठीक है, नॉर्वे की समिति है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये टोक्यो का है स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 123 समझौता किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों परमाणु समझौता है। 123 समझौता जो है यह परमाणु समझौता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कौन सी है और कितनी है? तो ये है दोस्तों 6 है, टोटल 6 जो है आधिकारिक भाषा है यूएनओ की। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, इसमें बौद्ध धर्मावलंबी जो है दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अधिकतम 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक दोस्तों करण जौहर थे, ये उस समय बनी थी, करण जौहर इसके निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक का लेखक कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। अगला प्रश्न है, अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अखबारी कागज के उद्योग के लिए दोस्तों नेपा नगर विख्यात है, नेपा नगर, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अखबारी कागज के उद्योग के लिए
अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो दोस्तों नेपानगर है। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो कजरी जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो शून्य की पहचान करने वाले पहले भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, शून्य की खोज इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किस अंग की बीमारी है? तो हेपेटाइटिस जो है दोस्तों ये लीवर में होता है, लीवर की बीमारी है ये। अगला प्रश्न है, सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो दोस्तों सूर्य की किरण को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा रंग। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 जो है दोस्तों इसके गामा किरण का उपयोग कैंसर की चिकित्सा में होता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है दोस्तों यह अधिकतम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है दोस्तों चांदी। अगला प्रश्न है, दांतों में क्या होता है? तो दांतों में पाया जाता है दोस्तों कैल्शियम। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध दोस्तों रक्त का थक्का जमाने से है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 4 से लेकर के 6 लीटर, हालांकि 5 दिया हुआ है, तो 4 से 5 लीटर जो है दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईसीजी किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है दोस्तों यह मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण जो है कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की थी? तो योग्यतम की उत्तरजीविता जो है दोस्तों यह डार्विन की थ्योरी है, डार्विन ने इस पर बात की थी। अगला प्रश्न है, edu.in.us किससे संबंधित है? तो edu लगा हुआ है दोस्तों ये एजुकेशन से संबंधित है, तो यह इसका संबंध जो है शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की? तो ये दोस्तों चीन ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा साथ काफ़ी लंबा है एग्ज़ाम के साथ भी और एग्ज़ाम के बाद भी, तो सब्सक्राइब कर आज ही हमसे जुड़ें। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। जय हिंद।